हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी हिस्ट्री का भाग 20 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या जीआईसी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का पहला नंबर क्वेश्चन 91 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एल्फिंस्टन कहाँ गवर्नर था? एल्फिंस्टन कहाँ गवर्नर था? ऑप्शन 1 है बम्बई का, ऑप्शन 2 है मद्रास का, ऑप्शन सी है हुगली का, ऑप्शन डी है अवध का। तो कहाँ का था दोस्तों? तो जो एल्फिंस्टन था वह बम्बई का गवर्नर था, जिसे आज मुंबई कहा जाता है, उसको उस समय बम्बई कहा जाता था, इसलिए वहाँ बम्बई है। तो वह एल्फिंस्टन जो है बम्बई का गवर्नर था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन बम्बई का गवर्नर था, जहां उसने कई शैक्षणिक संस्थान आरंभ किए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। यह स्कॉटलैंड का एक राजनीतिक तथा इतिहासकार था। तो एल्फिंस्टन जो था कहाँ का रहने वाला था? तो स्कॉटलैंड का था। एल्फिंस्टन 1818 ईस्वी में पहले डेक्कन आयुक्त के रूप में कार्य किया था। पहले डेक्कन आयुक्त के रूप में क्या किया था? कार्य किया था। कब किया था? तो 1818 में। इसने 2 बार भारत के गवर्नर जनरलशिप से इनकार कर दिया था। यह 2 बार भारत के गवर्नरशिप से जो है इसने इनकार कर दिया था, नहीं बना था। तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, एनबीएस में आया भी क्वेश्चन है। 8 राष्ट्रों का गठबंधन सन 1900 की गर्मियों में बक्सर विद्रोह के जवाब के रूप में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन था। इसमें कुल कितने राष्ट्र सम्मिलित थे? इसमें कुल कितने राष्ट्र सम्मिलित थे और कौन कौन सम्मिलित थे ये आपको बताना है। ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा ये सही हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन सही है। इसमें जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य सम्मिलित थे। तो ऑप्शन 1 सही है। व्याख्या देख लेते हैं 92 का। वर्ष 1900 में चीन में बक्सर विद्रोह हुआ था। बक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। तो ये चीन में 1900 में बक्सर विद्रोह हुआ। वर्ष 1900 की गर्मियों में बक्सर विद्रोह के जवाब के रूप में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन 8 राज्यों का गठबंधन था, जिसमें जो 8 देश थे वो कौन कौन थे? जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रो हंगरी, हेंगेरियन साम्राज्य सम्मिलित थे। तो ये बक्सर का युद्ध जो आपका 1764 में हुआ था, वो भारत में एक बक्सर का युद्ध है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया था उसका नाम था। तो उसका नाम क्या था ये बताना है। ऑप्शन 1 है लिटिल डेविल, ऑप्शन 2 है लिटिल फ्लाई, ऑप्शन 3 है या सी है लिटिल गर्ल, ऑप्शन डी है लिटिल बॉय। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा, लिटिल बॉय। संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। ऑप्शन डी सही है। व्याख्या देखते हैं इसका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जो जापान में पड़ता है पर लिटिल बॉय तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फिटमैन नामक एटम बम गिराया था। तो हिरोशिमा पे जो जापान में है उसमें क्या है, हिरोशिमा के 2 स्थान, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है। तो हिरोशिमा पे जो गिराया था बम उसका नाम था लिटिल बॉय, जिसको यूरेनियम 235 कहते हैं। और 9 अगस्त को ही क्या है, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम गिराया जिसको कहते हैं फैटमैन, और उस बम का नाम था फैटमैन, जिसमें उसको नाम क्या था? फैटमैन। लेकिन वास्तव में वो कौन सा बम था? तो प्लूटोनियम 239 उसमें सम्मिलित था। तो ये 2 बम गिरे थे जो एटम बम थे, जिससे कि वहाँ की अर्थव्यवस्था और आज तक भी जापान के कुछ जो क्षेत्र है हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ के लोगों में अभी तक बीमारियाँ पाई जाती है। मतलब कुछ ना कुछ बीमारियाँ रहती है जो विकलांगता के मुख्य कारण में सम्मिलित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जो था वह जापान था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा जो पराजित होने वाला अंतिम देश था उसका नाम क्या था? जापान था। यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 में हुआ जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है? स्थापना है। तो इसको आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उपनिवेशवाद के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उपनिवेशवाद के लिए सही नहीं है? ये आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है। तो उपनिवेशवाद के लिए क्या सही नहीं है ये बताना है। ऑप्शन 1 है, उपनिवेशवाद का अर्थ आर्थिक शोषण के लिए दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित करना है। ऑप्शन बी है, उपनिवेशवाद का अर्थ दूसरे देश पर उसके रहने वाले को शिक्षित करने के लिए आधिपत्य स्थापित करना था। ऑप्शन सी है, भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था जिसके संसाधनों का उपयोग इंग्लैंड के राजनीतिक आर्थिक हितों के लिए किया गया। डिज़रायली उपनिवेशवाद का एक समर्थक था। तो कौन इसमें गलत है? तो आंसर जो 94 का हो जाएगा दोस्तों वह 20 गलत हो जाएगा, अर्थात बी सही है। ठीक है, बाकी के सब उपनिवेशवाद के लिए सही है, लेकिन जो गलत तथ्य है वो आपका बी है, इसलिए बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। उपनिवेशवाद एक ऐसी संरचना है जिसके माध्यम से मातृ देश के हित के लिए किसी भी देश के संसाधनों का दोहन, आर्थिक शोषण, उत्पीड़न किया जाता है। उपनिवेशवाद का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं रहा है, बल्कि इसके अंतर्गत स्वहित को बढ़ावा दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी सही था, मतलब गलत था इसलिए वह सही था। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, सामंतवाद क्या है? तो सामंतवाद क्या है दोस्तों ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है, ऐसी प्रणाली जहां राजा सभी नियंत्रणों को लागू करता है। ऑप्शन बी है, एक भूमि आधारित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली है। ऑप्शन सी है, एक प्रणाली है जो वाणिज्यवाद के समान है। ऑप्शन डी है, पैतृक प्रणाली। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही हो जाएगा इसका, कि एक भूमि आधारित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली क्या है? सामंतवाद है। तो आंसर आपका बी सही है। इसका व्याख्या देख लीजिए। सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा है। यह शब्द जो है फ्यूड से बना है जिसका अर्थ एक भूमि का टुकड़ा है, और यह एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिण इटली में भी विकसित हुआ। इस प्रकार सामंतवाद एक भूमि आधारित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली है। आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य ब्लैक डेथ के लिए सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी सही हो जाएगा, ए वाला सही नहीं है। डी आपका ऑप्शन हो जाएगा कि इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में श्रमिकों की कमी नहीं हुई, यह गलत है। तो ब्लैक डेथ के लिए सही नहीं है, तो वो आपका डी है कि इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में श्रमिकों की कमी नहीं हुई, श्रमिकों की वास्तव में कमी हो गई। तो ब्लैक डेथ था क्या, यह आपको देखने को मिल जाएगा कि 1347 से 1450 के मध्य ब्लैक डेथ अनेकों बार यूरोप में फैली। ब्लू बोनिक फ्लैग का फैलना इसका कारण था। ब्लू बोनिक जो फ्लैग था उसका फैलने का एक कारण था। इसके कारण भारी संख्या में लोगों की क्या हुई? मृत्यु हो गई। तो ये जो तीनों कथन है वो ब्लैक डेथ के बारे में सही है, लेकिन जो आपका 4 है वो सही नहीं है, इसलिए आपका आंसर 4 हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। ब्लैक डेथ 1347 से 1450 के मध्य अनेक बार यूरोप में फैली, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मृत्यु हुई। यूरोप के कई देशों में श्रमिकों की कमी हो गई। ब्लू बोनिक फ्लैग ब्लैक डेथ के फैलने का मुख्य कारण था। ब्लैक डेथ के फैलने का क्या था? मुख्य कारण था। आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो पोस्ट ऑफिस एक्ट जो था वह पारित किया गया था आपका 1854 में। आंसर आपका जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा।
कि पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो वो पारित किया गया था 1854। आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका व्याख्या दोस्तों। सन 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था। ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत में पोस्ट ऑफिस को प्रथम बार 1 अक्टूबर 1854 को राष्ट्रीय महत्व के पृथक के रूप में डायरेक्टर जनरल के संयुक्त नियंत्रण के अंतर्गत क्या है मान्यता मिली। 1880 में मनी ऑर्डर सेवा प्रारंभ की गई। मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ किया गया था, तो 1880 में। 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू किया गया था। EME जो हुआ स्पीड पोस्ट वो 1886 में शुरू हुआ है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा के मुद्दों से संबंधित है, तो कौन सी अनुसूची जो है भाषा के मुद्दों से संबंधित है, तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची है वो क्या है भाषा से संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं, तो टोटल 22 भाषा हैं, इसको याद रखेंगे। व्याख्या देख लीजिए इधर। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं, 22 भाषाएं हैं। 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण से क्या है संबंधित है। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का क्या है क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। 99 क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है, तो मेसोपोटामिया जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, तो आपको मालूम होगा जो मेसोपोटामिया शब्द है उसका दोस्तों अर्थ यही है कि यह एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है कि 2 नदियों के बीच की भूमि। तो मेसोपोटामिया का जो शब्द है उसका अर्थ हो जाएगा 2 नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका व्याख्या देख लेते हैं। मेसोपोटामिया ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया फरात और दजला नदी के बीच स्थित एक प्राचीन शहर है जो सैंडो सभ्यता के समकालीन माना जाता है। वर्तमान में यह इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्धि साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध था। तो जो मेसोपोटामिया है 2 नदियों के बीच की एक भूमि है और ये दो नदियां हैं वो है फरात और दजला, तो इनको आप याद रखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बाल्कन युद्ध हुआ था। द्वितीय जो बाल्कन युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जून 1913 में। कब हुआ था, तो जून 1913 में हुआ था, इसको याद रखेंगे। और ये प्रवक्ता में पूछा गया है। व्याख्या देख लीजिए इसका। 29 जून 1913 में बुल्गारिया में सर्बिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। 29 जून 1913 में बुल्गारिया ने सर्बिया के विरुद्ध क्या किया, युद्ध छेड़ दिया, मतलब युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध को द्वितीय बाल्कन युद्ध की संज्ञा दी जाती है। इस युद्ध में यूनान, रोमानिया तथा मांटीनिग्रो ने बुल्गारिया के विरुद्ध सर्बिया का साथ दिया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। खोए प्रदेश पाने की आशा में टर्की ने भी बुल्गारिया के विरुद्ध बाल्कन राज्यों की सहायता की। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने 10 अगस्त 1913 को एक संधि की। इस संधि के कारण बुल्गारिया की बड़ी हानि हुई। इस संधि के द्वारा सर्बिया तथा मांटीनिग्रो ने बहुत से प्रदेश प्राप्त किए। द्वितीय बाल्कन युद्ध का अंत बुखारेस्ट के संधि जो हुआ था 10 अगस्त 1913 के द्वारा संपन्न हुआ। तो बुखारेस्ट की संधि कब हुई थी, तो 10 अगस्त 1913 को हुई थी। इस संधि के द्वारा ही बाल्कन युद्ध का जो द्वितीय बाल्कन युद्ध हुआ था उसका क्या है, अंत हो गया था। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन और उनके व्याख्या। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रयास है ये आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है प्रयास तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट कर जरूर बताइए कि ये प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।